गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज 9 सितंबर है, आज संडे है, आज एडिटोरियल्स आर्टिकल्स नहीं होते हैं, लेकिन आज आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक मैं लेकर आया हूं। इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, हाउ टू एंड व्हाट टू। ये जो हाउ टू एंड व्हाट टू है, इसमें हम स्पेसिफिकली इकोसिस्टम के ऊपर नज़र डालने वाले हैं। इकोसिस्टम का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के साथ जुड़ी हुई अलग अलग जो चीज़ें हैं, जैसे कि लोग इसका इस्तेमाल किस प्रकार से करेंगे, फिर चार्जिंग स्टेशन जो हैं, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी हम पैदा करेंगे तो वो किस सोर्सेस में से आएगी, फिर कंपैरिजन करेंगे थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का और जो नॉर्मल डीजल पेट्रोल व्हीकल्स हैं उनका। इंडस्ट्री को कैसे डेवलप किया जा सकता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और आई एम श्योर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि अलग अलग एंगल से हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर मैंने ऑब्जर्व किया है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर जब भी बात आती है तब एक ही चीज़ को जोर दिया जाता है, पॉल्यूशन। लेकिन पॉल्यूशन ही सिर्फ इसका एंगल नहीं है। पॉल्यूशन इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन सिर्फ पॉल्यूशन नहीं, दूसरी भी चीज़ों को हमें देखना होगा। और यही अंडरस्टैंडिंग जो है आपको ऐसे राइटिंग में, मेंस आंसर राइटिंग में, इंटरव्यू में काम आ सकती है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम हमारे जीडीपी एक्सपांशन की बात करें तो काफ़ी एक अच्छे रेट से हम आगे बढ़ रहे हैं। और किसी भी इकोनॉमी में जब एक अच्छे रेट से जीडीपी एक्सपांड होती है तब बहुत सारी चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है, और उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है व्हीकल्स, राइट, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। अब भारत के बारे में ये कहा जा रहा है कि आने वाले दशकों में भारत जो है ये ऑटोमोबाइल के प्रोडक्शन में, यानी कि व्हीकल के प्रोडक्शन में और इसके सेल में एक बहुत बड़ी मार्केट बनने वाला है, कहीं ना कहीं बन भी गया है। और कंपेयर टू दूसरे देशों को अगर हम इसके साथ, हमारे देश के साथ जब कंपेयर करेंगे तब हम पाएंगे कि सबसे ज़्यादा व्हीकल्स यहाँ पर पैदा भी किए जाएंगे और बेचे भी जाएंगे। दुनिया की अलग अलग कंपनीज आप आज देख सकते हैं कि भारत में प्रोडक्शन ला रही है। टोयोटा जो क्वालिटी के लिए पूरी दुनिया में फेमस है, तो जापान की कार्स भी, जापान की जो टोयोटा का प्रोडक्शन है वो भारत में हो रहा है, और यहाँ पर प्रोडक्शन करने के बाद वही कारें जो हैं वो जापान में बेची जाती है। तो थिंग्स आर चेंजिंग क्वाइट अ लॉट। और ये जो नॉर्मल, जिसे हम कंबशन इंजन कहते हैं, जैसे कि डीजल और पेट्रोल के ऊपर चलने वाले जितने भी व्हीकल्स हैं, तो जितना हम प्रोडक्शन करेंगे, राइट, एक व्हीकल अगर प्रोड्यूस हुआ तो उसका मतलब ये है कि वो जो व्हीकल हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड और इसी के साथ साथ दूसरे जो पोल्यूटेंट एजेंट्स हैं उसको और ज़्यादा हमारे पर्यावरण में रिलीज़ करने वाला है। इसी के साथ जो लिमिटेड फ्यूल बच गया है, जो तेल बचा हुआ है, जो भी रिजर्व है, तो उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाएगा, और इसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड और पोल्यूटेंट्स हमें देखने को मिलेंगे। इसी के साथ जो सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब ये प्रेशर को समझने के लिए मैं आपके लिए एक दिल्ली का एक आंकड़ा है मेरे पास, ये 2017 का है, लेकिन आज भी इतना रेलेवेंट है। देखिए, समझने के कंटेक्स्ट में अगर देखें तो 1,05,67,712 व्हीकल्स सिर्फ दिल्ली में हैं। तो आप सोचिए कितना पोल्यूशन होगा। और इसी के साथ साथ ट्रैफिक की समस्या है, और सिटी के नए नए रोड्स कंस्ट्रक्ट करने पड़ते हैं, तो बहुत सारे इश्यूज़ यू कैन सी। और ट्रैफिक और ये सारी चीज़ें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के साथ जुड़ी हुई है। जीडीपी का भी एक बहुत बड़ा लॉस होता है जब आप ऑन एन एवरेज देखें कि लाखों लोग जो हैं 1 घंटा या फिर 2 घंटा जो अपनी पोटेंशियल जो आवर्स होती है, ह्यूमन आवर्स, उसको ट्रैफिक में वेस्ट करते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं, अगर इनको आज सोल्व नहीं किया गया तो आने वाले टाइम में ये एक बहुत भयानक रूप ले सकते हैं। पोल्यूशन की जब हम बात करें तो नेचुरली समझने के लिए काफ़ी आसान चीज़ है ये, कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो हैं ये काफ़ी लेस पोल्यूटिंग होंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर नॉन पोल्यूटिंग क्यों नहीं कहा, क्योंकि जिस प्रकार से हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे, जिस सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दिस थिंग मैटर्स अ लॉट। दूसरी जो चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की वो ये है कि टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, जिसे टीसीओ कहा जाता है, यानी कि इसकी जो आप एक कीमत है, परचेसिंग प्राइस है, और इसी के साथ इसके मेंटेनेंस, वेयर एंड टेयर और ये सारी चीज़ों के साथ अगर हम कंपेयर करें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को डीजल एंड पेट्रोल व्हीकल्स के साथ, तो बिकॉज पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स जो हैं वो मैकेनिकल इंजन के ऊपर बने हुए होते हैं, तो फिर उसमें वेयर एंड टेयर थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में ये चीज़ ड्रॉप डाउन हो जाएगी। फिर अगर इसका प्रोडक्शन जो है उसको मास प्रोडक्शन में, यानी कि अलग अलग कंपनीज इसको प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, तो फिर इसकी जो प्राइस है, ओवरऑल प्राइस, सेल प्राइस है, वो भी कम हो सकती है। और कॉमर्शियल बिजनेस के कंटेक्स्ट में देखें
तो फिर ये एक बहुत ही चीप एक नए मॉडल, चीप यानी कि एक रीजनेबली प्राइस्ड मॉडल के तौर पर भी सामने आ सकता है। खास करके कॉमर्शियल बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आपके लिए एक छोटा सा जस्ट इमेजिन कीजिए। देखिए, भारत में एक चीज़ है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर के एक गाड़ी होना, इट्स ए सॉर्ट ऑफ, क्या कहें उसको, एक लग्जरी का प्रतीक माना जाता है कार को। लेकिन आने वाले टाइम में ये चीज़ चेंज हो जाएगी। आप मोटरसाइकिल्स को देख लीजिए, आज से 10 साल पहले एक घर में एक मोटरसाइकिल होना भी बहुत बड़ी बात थी। आज ज़्यादातर आप 2 या 3 मोटरसाइकिल, इट हैज़ बिकम वेरी कॉमन थिंग, इज़न्ट इट? आने वाले टाइम में गाड़ियों के साथ भी यही हो रहा है, और कई कई जगहों पर ये तो हो भी गया है। आपके पास अगर कोई कार है तो दैट्स फाइन, इट्स नॉट ए बिग डील। आजकल फिर और ज़्यादा एक्सपेंसिव और ब्रांडेड कार्स एक्सेट्रा इसका ज़माना आ गया। लेकिन आप सोचिए, हर किसी के पास अगर मोटरसाइकिल हो गए, हर किसी के पास व्हीकल हो गया, राइट, तो फिर इसका जो एक चार्म है वो भी चला जाएगा। फिर लोग धीरे धीरे ये सोचेंगे कि क्या यार हेडेक है, गाड़ी लेकर निकलना, ट्रैफिक में खड़ा रहना पड़ता है, टाइम पर पहुंच नहीं पाते। तो फिर लोग ऑप्ट करेंगे टैक्सीज, राइट, कि कोई टैक्सी ऐसी हो जो रीजनेबली आपको चार्ज कर रही है, तो पूरा दिन आप टैक्सी को लेकर यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे देशों में पे एस यू गो या फिर रेंट के ऊपर आप पूरे दिन या 2 दिन, हफ्ते के लिए, महीने के लिए आप कार ले सकते हैं। ये सारी सिस्टम यूएसए और दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज़ में ऑलरेडी हैं, और आप इसके बारे में जानते भी होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के आने के बाद ये जो बिहेवियर है हमारा, जो एक अप्रोच है कार और व्हीकल्स को लेकर, ये भी बदल सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो हम बात कर रहे थे कि इकोसिस्टम, राइट, इसका पूरा जो इकोसिस्टम है, इसको हमने अगर डेवलप नहीं किया तो ये एक बड़ा हिट प्रोग्राम नहीं हो पाएगा। इकोसिस्टम की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर कोई है तो ये है जनरेशन पर्सपेक्टिव। जनरेशन पर्सपेक्टिव यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को हम किस सोर्स से पैदा कर रहे हैं। हमारे देश की बात करें तो 65% आज भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कोयलों को जलाकर पैदा किया जाता है। तो अगर इसी इलेक्ट्रिसिटी, ये जो कोयलों को थर्मल सोर्सेस में से अगर इलेक्ट्रिसिटी हमारे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में उपयोग की जा रही है, तो आप इसे कंप्लीटली पोल्यूट लेस, या फिर जो कहते हैं ज़ीरो पोल्यूटिंग व्हीकल नहीं कर सकते, लेस पोल्यूटिंग ज़रूर हैं। तो क्या चाहिए कि एक रिन्यूएबल यानी कि अक्षय ऊर्जा के साथ साथ जो प्रोडक्शन है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का, इसमें भी एक तालमेल हमें बिठाना होगा। फिर है कंजम्पशन पर्सपेक्टिव। ये बिहेवियर के साथ जुड़ा हुआ है। जो चीज़ों के बारे में हमने बात कही कि ओनरशिप जो होती है व्हीकल की, तो एक इम्पोर्टेंस है, लेकिन धीरे धीरे ये चला जाएगा जब लोगों को पता चलेगा कि जो कार होती है, राइट, प्राइवेटली ओन्ड कार है, तो 90% टाइम वो जो है वो पार्किंग में ही होती है। ये एक एवरेज है, राइट। कई लोग कार का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, लेकिन जब हम एवरेज निकालें तो पता चलता है कि 90% टाइम तो कार जो है वो पार्किंग में ही होती हैं। और एक कार ज़्यादा से ज़्यादा एक व्यक्ति को कैटर कर पाएगी। लेकिन अगर शेयर्ड व्हीकल का प्रोस्पेक्ट या फिर एक शेयर्ड व्हीकल की इकोसिस्टम हमने क्रिएट की, तो एक ही व्हीकल जो है वो पूरे दिन में 12 घंटे काम कर पाएगा, और इसी के साथ साथ बहुत सारे 10-15 लोगों को ये पूरे दिन में कैटर कर सकता है। ऑन एन एवरेज एटलीस्ट 5 लोगों को तो कैटर कर ही पाएगा कि आपका काम खत्म हो गया, उसके बाद यही व्हीकल दूसरे व्यक्ति के पास चला जाएगा, इसके बाद तीसरे व्यक्ति के पास, तो घूम फिर कर फिर दिन में 5-6 लोगों को यह कैटर कर देगा एक ही व्हीकल। तो ट्रैफिक की समस्या जो है वो भी कम हो जाएगी। इसके साथ पहले ये होता था, अगर प्रोडक्शन को देखें तो आपने कभी ये नहीं देखा होगा, ये कभी हम नहीं सुनते कि इंडियन ऑयल और मर्सिडीज कि एक पावर सेक्टर के साथ जुड़ी हुई कंपनी है और एक ऑटोमोटिव या फिर ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन के साथ जुड़ी हुई कंपनी है। तो ये दोनों साथ में मिलकर काम नहीं करते थे। लेकिन आज के ज़माने में ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का जो ज़माना आने वाला है, तो इसमें आज कंपटीशन की आवश्यकता कम है, इसमें कोऑपरेशन की आवश्यकता ज़्यादा है। जब एक अलग अलग कंपनीज एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेगी, और यहाँ पर पावर सेक्टर की अगर हम बात करें तो खास करके इलेक्ट्रिसिटी के साथ जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री हो या फिर नीति आयोग हो या फिर जो प्राइवेट डिस्कॉम्स हैं, ये सारी कंपनीज़ को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा। और इसमें आप अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ को भी ले सकते हैं, क्योंकि रेलवे भी इसके ऊपर चलेगी, फिर आपकी जो बड़ी बड़ी बोट्स हैं वो भी इसके ऊपर चलेगी,
तो मल्टीपल मिनिस्ट्री एक दूसरे के साथ मिलकर काम करे, तभी हम इसका एक बेटर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्योंकि आज इतनी बड़ी भी मार्केट नहीं है कि इसके ऊपर कॉम्पीट किया जा सके। अगर एक एक कंपनी अलग अलग डायरेक्शन में काम करेगी तो इसमें एक ब्रेक थ्रू यानी कि एक ज़बरदस्त हमें इनोवेशन भी देखने को नहीं मिलेगा। इनोवेशन से एक दूसरे का ही नुकसान होगा। बाद में ऐसा एक टाइम आ सकता है कि इनोवेशन हो जाए और आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। लेकिन देखिए, सुजुकी और टोयोटा, सन मोबिलिटी और अशोक लेलैंड, महिंद्रा और ओला, ये सारे बड़े बड़े नाम जो हैं वो एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप के मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं ताकि वो इस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के क्षेत्र में कुछ नई चीज़ ला सकें। फिर सो फार हम जो पेट्रोल पंप में जाते हैं और फ्यूल के लिए हमारा एक ही पॉइंट होता है पेट्रोल पंप्स। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के आने के बाद आप जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हो गए। रेसिडेंशियल चार्जिंग, कॉमर्शियल चार्जिंग, इंस्टीट्यूशनल चार्जिंग, जैसे कि ये पेट्रोल पंप हो गए, हाईवे के ऊपर आपको ऐसे चार्जिंग पॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं। आप कहीं पर शॉपिंग मॉल में गए, आपने गाड़ी पार्क की तो आपको पूछा जाएगा फॉर एग्जांपल कि क्या आप अपनी कार जो है वो रिचार्ज करवाना चाहते हैं। आपके रेसिडेंशियल में भी पूरा सेटअप होगा। हो सकता है कि आपके कोई मेहमान आए तो वे भी आपके ही घर में इसको चार्ज कर सकें, लेकिन उसके लिए जो मीटर वीटर एक्सेट्रा जो भी चीज़ें हैं वो सारी हो सकती हैं। कॉमर्शियल प्लेसेस में भी हो सकता है, आप किसी ऑफिस में जा रहे हैं तो वहाँ पर भी चार्जिंग स्टेशंस अवेलेबल होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ दूसरे भी ऑप्शंस होंगे, जैसे कि फास्ट चार्जिंग है, एक एसी यानी कि अल्टरनेट करंट का एक स्लो चार्जिंग, या फिर बैटरी स्वैपिंग। आप कहीं पर जा रहे हैं, आप डायरेक्टली वहाँ पर खड़े रहिए, रोबोट्स होंगे आपकी बैटरी जो है वो रिप्लेस कर देंगे, डिस्चार्ज बैटरी को वो चार्ज पे लगा देंगे, दूसरी बैटरी आप लेकर चले जाइए। यू हैव टू पे फी फॉर दैट। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और बिहेवियर के कंटेक्स्ट में दूसरी जो बात करें तो जैसे कि अलग अलग देशों में आपने देखा होगा कि आप रेंट के ऊपर कार ले सकते हैं। बहुत सारी फिल्मों में भी ये चीज़ें दिखाते हैं कि रेंट के ऊपर कार ले ली, एक ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, काफ़ी यंगस्टर्स में फेमस फिल्म है, तो उसमें भी वो रेंट के ऊपर कार लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि प्राइवेट व्हीकल्स कम हों और पे एज यू गो जैसे यानी कि प्रीपेड व्हीकल्स हों, कि आपके पास ऐसा कोई कार्ड होगा जो आप कंपनी में स्वैप करवाइए, ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन से बुक कीजिए, कार की डिलीवरी आपको मिल जाएगी, आप जितने दिन यूज़ करना चाहते हैं कीजिए, उसके बाद आपका जो जितने पैसे पे करेंगे उतना कार चलेगी। और लीज़ के ऊपर कार ले सकते हैं। और ये सिर्फ कार ही नहीं, जितनी भी बार मैंने कार कहा है तो आप इसको एक ट्रक के कंटेक्स्ट में देख लीजिए, बसेस के कंटेक्स्ट में देख लीजिए। तो ये एक मॉडल फ्यूचर का हो सकता है। इसमें ऑफ कोर्स आने वाले टाइम में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होंगे, लेकिन ये पूरी इकोसिस्टम को अगर हम लेकर नहीं चले तो फिर ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन नहीं हो सकता है। क्योंकि इकोसिस्टम के बिना, जैसे कि मैंने आपको बताया, वी कैन नॉट इनोवेट। आप व्हीकल्स सिर्फ डिज़ाइन कर लें तो इससे कोई काम नहीं होने वाला है। उसको चार्ज कैसे करेंगे, पोल्यूशन, ये अलग अलग एंगल से हमें चीज़ों को देखना होगा। क्योंकि एक नई चीज़ की शुरुआत है तो क्यों ना इसको और ज़्यादा इको फ्रेंडली बना जाए, ताकि आने वाले पूरे टाइम में इसमें और ज़्यादा इनोवेशंस और ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव हो जाए और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए। ऐसा पोल्यूशन और ये सारी चीज़ें जो हैं वो ना हो, यही हम चाहते हैं। सो आई होप इस एनालिसिस से आपको एक नया एक दृष्टिकोण मिला होगा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर। और इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप एसएससी और बैंक की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप देखिए स्क्रीन के ऊपर अलग अलग पेन ड्राइव एंड टेबलेट कोर्सेज अवेलेबल हैं। टू फाइंड आउट मोर अबाउट इट चेक आउट studiiq.com। आज के लेक्चर की पीडीएफ आपको मेरे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के ऊपर से मिल जाएगी। अब हम न्यूज़ के ऊपर नज़र डालते हैं। देखिए, एक लंबे टाइम से एक थोड़ी तकरार चल रही थी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में। उनके ऑफिशियल्स जो हैं वो कुछ और बता रहे थे, और उनके जो ये MOWCD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर हैं, जो टॉप लीडर होते हैं किसी भी मिनिस्ट्री के, मिनिस्टर्स जो होते हैं, यूनियन मिनिस्टर्स, ये पूरी मिनिस्ट्री के टॉप अगर कोई लीडर हैं तो वे हैं। तो लीडर और ऑफिशियल्स जो हैं उनके बीच में एक मतभेद था कुछ चीज़ों को लेकर। और ख़बर ये आ रही है कि नीति आयोग ने ये जो मतभेद हैं उसमें जो ऑफिशियल्स ने जो चीज़ें बताई थी उसको ग्रीन सिग्नल दे दिया है, और मेनका गांधी जी का जो सुझाव था उसको रिजेक्ट कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी बीच में इसमें आ गई थी, स्टेप इन किया था, इंटरवेंट किया था, ताकि ये जो
इंटरनल तकरार एक है, ऐसा इतना भी तीखा नहीं था, लेकिन एक मतभेद ज़रूर था। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए पीएमओ को भी स्टेप इन करना पड़ा। नाउ द थिंग इज के पूरा जो विवाद है वो ये है कि मेनका गांधी जी का कहना ये है कि ये जो टेक होम राशन है, राइट, ये आंगनवाड़ी से ना दिया जाए, राइट, ये जो राशन है ये गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट अंडरटेकिंग्स के द्वारा दिया जाए। अब मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल्स हैं उनका कहना ये था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं जो इन सारी चीज़ों को बेचते हैं तो उनको एक ऑप्शन देना चाहिए, उनको हमें इनकरेज करना चाहिए कि वो ये खाने पीने की चीज़ें बेचें। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि जो बच्चों को आंगनवाड़ी सेंटर में खाना पीना दिया जाता है तो मेनका गांधी जी का कहना यह था कि इससे करप्शन होता है, जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड लेवल पर, तो वे सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर इससे लॉस होता है। तो अच्छा है कि हम पैकेट फूड ही सप्लाई करें। लेकिन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स का कहना यह था कि पैकेट फूड से अच्छा है कि रेडी टू ईट जो होते हैं, जो हॉट फूड होता है, हॉट कुक्ड फूड है, वो कैटर किया जाए। फिर सोया मिल्क का रिकमेंडेशन था और इसमें कहा कि सोया मिल्क को हमें रिकमेंड नहीं करना चाहिए। तो ये सारे जो मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा दिए गए जो सुझाव थे तो उनको एक्सेप्ट किया है नीति आयोग ने। और आर के श्रीवास्तवा हैं जो सेक्रेटरी हैं इस मिनिस्ट्री के, उन्होंने पीएमओ को लिखा था कि आप इसमें इंटरवीन कीजिए, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो एक टकराव के माहौल पर हैं। लेकिन अब इसके ऊपर एक डिसीजन आ गया। तो एक छोटी सी न्यूज़ खबर है लेकिन वैसे भी इम्पोर्टेंट है। अब पेट्रोल और डीजल के बारे में हम ईवीज़ के बात ही कर रहे थे और देखिए कि पेट्रोल जो है इसकी प्राइस 80 रुपीज़ से भी ज़्यादा हो गई है। अब ये पहली बार भारत में ऐसा हुआ है, फर्स्ट टाइम एवर, कि 80 रुपीज़ को इसने टच किया है। तो ये बहुत ही महंगा हो गया है और इसकी जो इम्पैक्ट है वो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई के ऊपर हमें देखने को मिलेगी। ट्रांसपोर्टेशन और ये सारी चीज़ें इसके ऊपर होती है। तो फिर इसकी जो रिपल इफेक्ट है वो ये होगी कि आरबीआई जो है वो इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर पाएगी आने वाले टाइम में, और इंटरेस्ट रेट जब कम नहीं होंगे तो लोन्स जो हैं ये एक्सपेंसिव हो जाएंगी। जब लोन एक्सपेंसिव हो जाएगी तो देश में इन्वेस्टमेंट का माहौल जो है वो भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये इसकी रिपल इफेक्ट होती है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली में 80.38 हैं, मुंबई में 72 हैं, मुंबई में जो है 87.77 है। ये डीजल की प्राइस थी 72.51। तो प्रश्न ये है आपके लिए कि आज जीएसटी आ गया है फिर भी वाई वी फाइंड के फ्यूल की अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्राइस होती है। इसके पीछे मेन रीज़न क्या है, ये आज का आपका एक प्रश्न है। इसके साथ यहाँ पर एक आप ग्राफ देख सकते हैं और इस ग्राफ को मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसके पीछे कुछ 5-10 मिनट इन्वेस्ट कीजिए। ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए आज संडे है तो कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं होनी चाहिए कि टाइम नहीं है। यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम हियर, क्योंकि ये है कि जो इस प्रकार के डेटा हैं, जब आप एक ऑफिसर बन जाएंगे उस टाइम पर आपको बड़े बड़े आर्टिकल्स लिख कर या फिर बड़े बड़े एसेज के रिपोर्ट्स नहीं पढ़ने होंगे। आपको ये सारे आंकड़े जो हैं स्टैटिस्टिक्स की मदद से आपको डिसीजन लेना होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े सीईओज और उनका जो काम होता है वो यही होता है। यही सारी चीज़ों में आप कह सकते हैं एक्सपर्ट होते हैं जिससे कि वो क्विक डिसीजन और इम्पोर्टेंट डिसीजन ले सकें। तो अच्छी तरीके से इसको देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। नाउ भारत का आप कह सकते हैं सबसे बड़ा ब्रिज इन टर्म्स ऑफ रेलवे और रोड, दोनों को एक साथ रेल रोड जो ब्रिज कहते हैं, उसमें सबसे लंबा लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ आवर कंट्री, इसका नाम जो है ये है बोगीबिल ब्रिज, और ये आसाम में आपको देखने को मिलेगा। ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है, डिब्रूगढ़ एक जगह है उससे दूर नहीं है ये ब्रिज। और ये ब्रिज न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि देखिए ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये कई जगह पर 10 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, यानी कि इतनी इसकी विड्थ है। तो इसके ऊपर ब्रिज बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि जो बाढ़ आती है, पानी ज़्यादा हो गया कम हो गया, तो ये भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के कंटेक्स्ट में चैलेंजेस लेकर आता है। और ये ब्रिज इम्पोर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि एक लंबे टाइम से इस ब्रिज की आवश्यकता थी, लोगों की भी एक डिमांड थी, डिफेंस फोर्सेस की भी डिमांड थी, लेकिन बहुत साल लग गए। 1997 में कहीं इसकी बातें हुई, 2002 में इसका इनॉग्रेशन हुआ और प्रोडक्शन या फिर कंस्ट्रक्शन जो है ये 2011 में हुआ और फाइनली ये अब कंप्लीट होने वाला है। तो इट्स गोइंग टू बी ए बिग थिंग। लेकिन इससे हमें ये भी समझना होगा कि जब ये डिले हो जाते हैं प्रोजेक्ट्स, तब जो ब्रिज हम 1767 करोड़ रुपीस में कंप्लीट करने वाले थे उसकी कीमत हो गई है 5800 करोड़ रुपीस।
तिलोनिया की जो सोलर मामास हैं ये काफ़ी ग्लो हो रही हैं, यानी कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। देखिए 45 ऐसी महिलाएं थी जो अलग अलग 10 देशों में से हमारे देश में आई थी, और राजस्थान में एक गांव है जिसका नाम है तिलोनिया। ये तिलोनिया जो गांव है, तो इसमें पिछले कई सालों से सोलार के कंटेक्स में, सोलार पावर के साथ जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उसमें लोगों को ट्रेन किया जाता है। और ये जो कॉलेज है इसका नाम है बेयरफुट कॉलेज। ये 20th बैच थी स्टूडेंट्स की, और इनको सोलार के लिए ट्रेन किया गया। 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। अब जब ये वापस अपने देशों में जाएगी तब ये एक आप कह सकते हैं कि एक नए एक चेंज एजेंट के तौर पर काम करेगी, और वहाँ पर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, उनको निकालने की कोशिश करेंगे। और दैट इट्स गोइंग टू बी ए बिग थिंग, और भारत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले कर रहा है। ये जो बेयरफुट कॉलेज है इसने कुछ 15,000 महिलाओं को अलग अलग स्किल के माध्यम, डेंटिस्ट्री में, या फिर आर्टिस्ट, सोलर इंजीनियर्स हैं, ब्रॉडकास्टर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, तो ये अलग अलग महिलाओं को अलग अलग क्षेत्रों में ट्रेन किया है। तो ऐसे और ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस की हमें ज़रूरत है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो महिलाओं का जो पोटेंशियल है उसको अपने ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन तक ले जाएं, यानी कि वो 100% अपनी जो काबिलियत है उसका उपयोग कर सके और इकोनॉमी में, अपने समाज में वैल्यू एडिशन का काम कर सकें। यहाँ पर आप तस्वीर देखिए, ओडिशा में अब 3 लाख लोग ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं, और बैतरानी नदी का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो कई बार ऐसी छोटी छोटी खबरों के ऊपर भी आपको प्रश्न पूछा जाता है कि नदियों के नाम दिए जाते हैं ए और बी, राइट। यहाँ पर रिवर के नाम है और यहाँ पर स्टेट के नाम है। तो ये जो बैतरानी रिवर है ये उड़ीसा के साथ जुड़ी हुई है, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि नेशनल लेवल पर इसका नाम एक बार हमें देखने को मिल रहा है। अब बिम्स्टेक की मीटिंग हुई थी, इसके बारे में भी हमने हिंदू एनालिसिस में बात की थी। यहाँ पर बिम्स्टेक के सारे जो देश हैं, 7 कंट्रीज हैं, तो उनके फ्लैग्स दिए हुए हैं। काठमांडू में ये मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग की जो पूरी थीम थी ये थी टुवर्ड्स ए पीसफुल, प्रॉस्परस एंड सस्टेनेबल बे ऑफ बंगाल रीजन। अब ये खबर में इसलिए है क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले ही हम बात कर रहे थे बिम्स्टेक के बारे में, अच्छी अच्छी बातें हो रही थी, लेकिन बिम्स्टेक की जो पहली ऐसी मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली थी, इस मिलिट्री एक्सरसाइज में से नेपाल ने अपना नाम जो है वो निकाल दिया है, क्योंकि नेपाल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग हैं जो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हैं, तो उन्होंने इस मिलिट्री ड्रिल में नेपाल का जो पार्टिसिपेशन है उसका विरोध किया है। तो इससे फिर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनको कहा है कि इसमें से आप फिलहाल अपना नाम जो है वो हटा दीजिए। इसी के साथ एक सीरिया के साथ जुड़ी हुई खबर है। ये रहा हमारा देश भारत, और वेस्ट एशिया में अगर आप जाएं तो दिस इज़ सीरिया हियर। आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ, दिस इज़ सीरिया हियर। और सीरिया न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हमारे जो MEA हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सुषमा स्वराज जी वहाँ पर जाने वाले थे, लेकिन उसकी मीटिंग जो है वो कैंसिल कर दी गई है। एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल फेयर वहाँ पर होने वाला था, और मीटिंग इसलिए कैंसिल हुई क्योंकि इदलिब नाम का जो उनका स्टेट है, तो यहाँ पर रेबल फोर्सेस हैं। तो सीरिया की गवर्नमेंट, फिर ईरान द्वारा सपोर्टेड लोग, या फिर आर्मी, और रशिया, ये तीनों जो देश हैं ये मिलकर इस इदलिब के ऊपर अटैक करने वाले हैं, ताकि ये जो रेबल फोर्सेस हैं उनको नाबूद किया जाए और यहाँ पर पूरी शांति हो जाए। ये रेड वाला जो पूरा पोर्शन है ये सीरियन गवर्नमेंट की फोर्स है। 2014 में कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई थी, 15 में ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि लगता था कि अब ये बशर अल असद साहब की जो गवर्नमेंट है वो यहाँ से हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी, लेकिन उन्होंने वापस दे हैव रिजरेक्टेड, और अब धीरे धीरे सीरिया की सिचुएशन अच्छी हो रही है। और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के मुताबिक सीरिया अब रेडी है इन्वेस्टमेंट और नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। लिमाओ, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी, लेकिन रिवीजन के तौर पर लिमाओ का मतलब है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, LEMOA। और यहाँ पर USA और इंडिया के फ्लैग को देख सकते हैं, तो ये दोनों देशों के बीच में एक एग्रीमेंट है। टोटल जो 4 एग्रीमेंट है, फाउंडेशनल एग्रीमेंट, उसमें से ये एक इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट है, और इसमें बेसिकली ये है कि एक दूसरे की जो नेवी है वो एक दूसरे की जो डिफेंस फोर्सेस हैं, फॉर एग्जांपल नेवी जो हैं वो एक दूसरे के बेसिस पर जाकर फ्यूल अगर रिचार्ज करवाना है या फिर खाने पीने की कोई चीज़ें चाहिए तो ये सारी चीज़ें एक्सचेंज कर सकती हैं। और लास्ट एक साइंस एंड टेक के साथ जुड़ी हुई खबर है, इसे कहते हैं रोबैट। रोबोट नहीं है, रोबैट है। बैट का मतलब होता है चमगादड़,
और रोबोट यानी कि एक ऐसा रोबोट जो कुछ बैट की तरह यानी कि चमगादड़ की तरह काम करे। अब ये ज़मीन पर चलने वाला ही रोबोट है, लेकिन क्या है आपको पता है कि जो बैट्स होते हैं, चमगादड़ होते हैं, वो रात को देख नहीं पाते। वो इको साउंड के ऊपर अल्ट्रा वायोलेट जो साउंड कहते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड, तो इसके ऊपर काम करते हैं। वो छोड़ चिल्लाते हैं और बाद में वो जो साउंड रिफ्लेक्ट होकर आता है, तो इससे वो लोकेट कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ये थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ये रियलिटी है। तो इसी तरह से ये एक अल्ट्रासोनिक स्पीकर होगा इस रोबोट में, और ये इसी तरीके से आजू बाजू की जो चीज़ें हैं उसको जज कर लेगा कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं, और इस प्रकार से इनकी मूवमेंट होगी। तो ये एक अलग ही चीज़ है फ्यूचर में गाड़ियों में और दूसरी चीज़ों में, ऑटोमेटिक कार्स में इसको यूज़ किया जा सकता है। और कल मैंने जो आपको प्रश्न पूछा था उसका राइट आंसर है रिंग ऑफ फायर। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका राइट आंसर दिया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। इसके साथ कल जो प्रश्न पूछे थे उनके भी आंसर है यूनाइटेड नेशन और त्रिपुरा। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इसको एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं और आंसर्स भी आपके सही होते हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग, राइट। और आज के लिए 2 प्रश्न हैं। आज मैप बेस्ड प्रश्न नहीं है, क्योंकि आज आपके लिए स्पेशल टॉपिक दे दिया था। एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल। शेयर कीजिएगा इस लेक्चर को। जय हिंद।